Hello students, so this side Harpreet sir from Career Heights, Udaipur. Again, I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. Students, आज CA इंटरमीडिएट ऑडिटिंग का एग्जाम था और लगभग 5 बजे ये एग्जाम खत्म हुआ है और हम 6 बजे पेपर डिस्कशन ले आए हैं हमारे चैनल पर. सो स्टूडेंट्स, पूरा पेपर हम डिटेल में तो नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपका कल नेक्स्ट एग्जाम है. तो फटाफट से हम एक पेपर का ओवरव्यू लेते हैं और चेक करते हैं कि पेपर कैसा था. वॉज इट टफ और वॉज इट इजी? वैसे अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो पेपर वॉज मॉडरेट. ठीक है ना, पेपर इजी था ना ही ज़्यादा टेक्निकल था, पर फिर भी अगर आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स पर ग्रिप की होगी, जो कि मैं हमेशा मेरी रेगुलर क्लास में स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट्स, पता है आपकी गलती क्या है? आप लोग बैंक ऑडिट, कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एंटिटीज को इतनी ज़्यादा इज्जत देते हो और शुरू के जो मेन चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ते ही नहीं है. और आज जो लोग पेपर लिख करके आए हैं उन्हें पता लग गया है कि शुरू के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑडिट सैम्पलिंग हुआ, स्टैंडर्ड्स हुए, तो ये चैप्टर की बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है. ये आज के पेपर ने इस बात को प्रूव किया है. तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि आपको करेक्ट और इनकरेक्ट मार्क करना था विथ एक्सप्लेनेशन, विथ रीजन. तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दिस स्टेटमेंट हैज बीन करेक्ट. सही बात है, इंटरनल कंट्रोल जो है वो सारा का सारा रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मिस स्टेटमेंट तो जरूर रहता है. और वो मिस स्टेटमेंट क्यों रहता है बताओ? वो मिस स्टेटमेंट रहता है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. और अगर आप वहां पर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी एक्सप्लेन कर करके थोड़ा सा आ जाते पॉइंट्स फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर 2 में से 2 मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे. अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इज नॉन वॉलेटाइल अदर बेंचमार्क्स में बी अप्रोप्रिएट. बिल्कुल सही बात है, अगर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब भी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है तो हमको अदर बेंचमार्क्स पर जाना पड़ता है. बिल्कुल ठीक है, वी हैव टू, द ऑडिटर हैज टू गो टू अदर बेंचमार्क्स. तीसरा क्वेश्चन इसी का है व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी is material to the financial statement, the auditor can obtain sufficient audit evidences regarding existence and condition of inventory by taking written representation. हो सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई सर, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लेते, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. और आपको यहाँ पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लेनी है, आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है, कंफर्मेशन मांगना है फ्रॉम दैट पार्टी, फ्रॉम दैट थर्ड पार्टी आपको कंफर्मेशन मांगनी है. और अगर पॉसिबल हो तो आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने हैं. क्या लगाने हैं सर आपको? यू हैव टू अप्लाई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स प्रेवलेंट इन द सर्कमस्टेंस. चौथा केस यहाँ पर कहता है व्हाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड द ऑडिटर ऑफ कंपनी लुक्ड एट इन्वेंटरी काउंटिंग प्रोसेस टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. इन द प्रेजेंट केस ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड बाय द ऑडिटर इज कॉल्ड एज इंस्पेक्शन. बिल्कुल नहीं, इंस्पेक्शन ये नहीं है, इट इज अ केस ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि ऑब्जर्वेशन इसका सही आंसर था. राइट. अगला क्वेश्चन कहता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बीइंग मोर साइंटिफिक एंड विदाउट पर्सनल बायस विल ऑलवेज बी अप्रोप्रिएट टू यूज अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. नहीं, हम लोग कुछ केस में साइंटिफिक सैंपलिंग, दैट इज सर्टिफाइड सैंपलिंग के अलावा भी हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज किया करते हैं. सो दिस ई पॉइंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. राइट स्टूडेंट्स. अगला जो पॉइंट नंबर एफ है दैट इज एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. वो कहती है कि क्या बोर्ड अपॉइंट करता है विद इन 16 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. आप लोग जानते हैं कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. यस सर. सो दिस सिक्स्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अगली स्टेटमेंट है ऑडिटर हैज टू डिस्क्लोज द इम्पैक्ट इफ एनी ऑफ द पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटर इन इट्स रिपोर्ट. बिल्कुल सही बात है और ये स्टेटमेंट बनती है सही बिकॉज इट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में जो एडिशनल मैटर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं रूल नंबर 11 में, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स के अंदर, वहां पर लिटिगेशन के रेस्पेक्ट में भी ऑडिटर को अपनी बात बोलनी होती है. राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. लास्ट, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑफ 150 lakhs मतलब 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है बाय ऑडिटर विल बी डन विद इन 3 days ऑफ द फ्रॉड.
जो कि वो ऑडिट कमेटी को बताएगा। जनरली यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आपको शहीद करने की कोशिश की 3 डेज लिखकर, राइट। आप लोग सब जानते हैं इट इज टू बी डन विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 2 डेज। विद इन 2 डेज ये रिपोर्टिंग ऑडिट कमेटी को, ऑडिटर को करनी पड़ती है। ऑडिटर जो है वो ऑडिट कमेटी को 2 दिन में, तो ये 3 दिन वाला केस था यहाँ पर, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी हो जाती है बुरी, गलत। ये था स्टूडेंट्स 14 मार्क का आंसर और लगभग इजी क्वेश्चन से पूछे गए थे। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते थे तो ये सारे के सारे आंसर्स आपके सही जा सकते थे। अगला जो आप कह सकते हैं क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट CAS is requested to accept the appointment as auditor of Luck Limited with reference to ऐसे 210। आपको बताना था कि कौन कौन सी प्री कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तो आपको ऐसे रेफरेंस जो कि इंस्टीट्यूट ने ही दे रखी थी, आपको उसका नाम लिखना था, एक नंबर उसका था दैट इज अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग अपॉन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। उसके अलावा प्री कंडीशंस क्या क्या होती है, तो प्री कंडीशंस आपको चेक करनी थी कि वेदर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैज बीन एक्सेप्टेड, क्या वो फॉलो हुआ है, क्या इंटरनल कंट्रोल्स अप्रोप्रिएट हैं, क्या सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को दिए गए हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये कुछ प्री कंडीशंस थी, और मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें आप प्री कंडीशंस में लिख करके आ सकते थे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दैट इज फॉर 4 मार्क्स इन एग्जाम। अगला क्वेश्चन वो कहते हैं सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, मेसर्स टीपी एंड कंपनी अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर अपॉइंट होना चाह रहे, इज द ऑडिटर ऑफ KSR लिमिटेड फॉर मेनी इयर्स। KSR लिमिटेड हैज डाइवर्सिफाइड इनटू बिजनेस ऑपरेशंस एंड न्यूअर एरियाज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। तो जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो सीनियर मेंबर हैं ऑडिट टीम के, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम बनाया, हैंडेड ओवर द स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम ऑफ अर्लियर ईयर्स टू द ऑडिट असिस्टेंट्स एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू फॉलो द सेम। ओहो गलती सर, हम पिछला ऑडिट प्रोग्राम ही आने वाले साल के ऑडिट के लिए हमने क्या किया, हमने ऑडिट असिस्टेंट्स को थमाया और बोला इसके हिसाब से ऑडिट करके आ जाओ। द असिस्टेंट्स आर कंडक्टिंग ऑडिट अकॉर्डिंगली वेदर द एटीट्यूड ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट इज जस्टिफाइड एंड और दे आर रिक्वायर्ड टू कीप एन ओपन माइंड। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर एटीट्यूड जो है, जो एंगेजमेंट टीम का जो मेंबर है उसका एटीट्यूड जस्टिफाइड नहीं है। पिछले साल का ऑडिट प्लान ही आपने दे दिया है, यहाँ पर लिखा था ना क्वेश्चन दैट दे हैव हैंडेड ओवर द स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम ऑफ अर्लियर ईयर्स टू द ऑडिट असिस्टेंट। ये गलत बात है, आपको कंसिडर करना चाहिए था कि क्या कोई चेंज हुआ है इन द सीनियर मैनेजमेंट, क्या कोई चेंज हुआ है इन द ओवर द रिपोर्टिंग एरियाज। तो उस हिसाब से आपको ऑडिट प्रोग्राम में नेसेसरी चेंजेस करने के बाद नया ऑडिट प्रोग्राम देना था, तो अर्लियर ईयर्स का प्रोग्राम देना यहाँ पर है गलत। ठीक है, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, उसका ये सिंपल सा आंसर बनता है। विथ रेफरेंस टू ऐसे सेकंड क्वेश्चन सी पार्ट, विथ रेफरेंस टू SA 530 audit sampling, explain briefly the factors affecting the auditor may consider while determining the sample size for test of details। बेसिकली आपको यहाँ पर एश्योरेंस लेवल पर और सर्टिफिकेशन, पॉपुलेशन के सर्टिफिकेशन चेक करने में आपको कुछ फैक्टर्स बताने थे। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला ऑडिटर का असेसमेंट क्या है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, वो आपको बताना था। इसके अलावा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स या सब्सिक्वेंट ऑडिट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं, इसी एजर्शन पर आपको वो थोड़े से एक्सप्लेन करने थे। दैट वाज अगेन अ इजी क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। अगला क्वेश्चन दैट इज द डी पार्ट, व्हेन अ बिजनेस ऑपरेट्स इन मोर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट we are likely to see several business functions and activities happening within the systems। list down the business activities and activities happening within the systems। तो within the systems आपको कौन कौन सी चेकिंग करनी होती है while conducting the audit of an automated environment। तो वो है बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या यूज हो रहे हैं, वो आपको चेक करना रहता है, उनकी लोकेशन क्या है, IT सिस्टम्स का नेचर क्या है, व्हाट इज द आर्किटेक्चर, उनका इंटरफेस कैसा है, क्या वो सिस्टम इन हाउस है या वो पैकेज है, एंड अदर की पर्सन्स कौन है जिनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवर द चार्ज ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ये चीजें आपको देखनी थी विद इन सिस्टम्स। तो ये थे सेकंड पार्ट के, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट। अगला जो डिस्कशन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसके अंदर CA के एक CA है जिनका नाम है K is reappointed as the auditor of B Limited। He wants to reconfirm certain matters and has asked the management to give written representation for the same। Under what circumstances can an auditor ask the management to reconfirm its acknowledgement and understanding of responsibilities। हम मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को फिर से रिकंसिडर करने के लिए या रिकन्फर्म करने के लिए कब बोलते हैं, तो आप जानते हैं जब भी कोई अनयूजुअल फाइंडिंग होती है, या कोई स्कोप में चेंज है, या फिर एप्लीकेबल FRF में कोई चेंज है, या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज है, तो हम मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को फिर से रिकंसिडर करने के लिए बोलते हैं। दैट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर बी, CAR जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है QRS लिमिटेड के, टेस्ट करना चाहते हैं PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिकली आप यहाँ पर AS10 भी लिख सकते थे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर उनके एग्जिस्टेंस को चेक करना है, एडिशंस को चेक करना है और साथ साथ में लीगल ओनरशिप राइट्स चेक करने थे। तो बेसिकली ये वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन से क्वेश्चन था। तो आपको बतानी थी कुछ प्रोसीजर्स जो कि रेलेवेंट थे इस केस में। तो एक तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखने थे, कुछ आपको ऑर्डर इनवॉइसेस देखने थे, टाइटल डीड्स देखनी थी, क्या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इन्वॉल्व, वो देखना था, एंड देयर रेलेवेंट प्राइसेस इन द मार्केट, मार्केट में इनकी क्या प्राइसेस हैं वो भी आपको कंसिडर कर कर चलना था। राइट सर? सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑन वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइटम्स, दैट इज फॉर 4 मार्क्स अगेन। अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शोज वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस लाइक रेंट, फ्यूल, रिपेयर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर कि इनको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। तो एक तो आपको देखना चाहिए कि ये जो फिगर है वो करंट पीरियड का है कि नहीं, इसके अलावा क्या ये आइटम का जो क्लासिफिकेशन है बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम वो ठीक है या नहीं, वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं और उनका क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये एक डायरेक्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का जो शेड्यूल 3 पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आई थिंक आप लोगों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो बिल्कुल ठीक ही किया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर दैट देयर इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ TRB लिमिटेड। TRB लिमिटेड एक कंपनी है जिसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने ऑब्जर्व किया है दैट there are various instances when either the TDS required to be deducted has not been deducted and TDS deducted at a lower prescribed rates। TDS काटा तो गया है पर prescribed rate से कम काटा गया है, resulting into non compliance of income tax provisions। ठीक बात है, तो आपको relevant TDS का सेक्शन लिखना था यहाँ पर। ठीक है, TDS का जो चार्जिंग सेक्शन है वो आपको यहाँ पर लिखना था। Besides there are again non compliances with respect to labor laws। ओहो हो 12 बज गई सर कंपनी की तो, राइट, लेबर लॉस का भी नॉन कंप्लायंस है। तो यहाँ पर एक आपको SA लिखना था सर, बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक जिसके 2 मार्क्स आपको मेंशन करने के जरूर मिलने चाहिए। दैट इज SA 250, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लॉस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लॉस एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ऐसे आपको यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लिखना था। साथ में रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ TDS एंड लेबर लॉस का एक थोड़ा सा रेफरेंस आपको यहाँ पर देना था। 4 मार्क का ये आंसर आपका होता है यहाँ पर खत्म। अगला क्वेश्चन है 4B, दैट इज स्टेट द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी अंडर कारो 16। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट के लिए जो था वो कारो 16 एप्लीकेबल था, तो आपको रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी देनी थी फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना है सर कि जिस पैसे के लिए शेयर्स इशू हुआ है, जिस पर्पस के लिए शेयर इशू हुआ है, उसी पर्पस के लिए वो पैसा यूज हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो क्या उसका सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन किया गया है या नहीं किया गया है। दैट इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। अगला क्वेश्चन, Auditor of Sunshine Limited is of view that due to greater management intervention to specify accounting treatment, the risk of material misstatement is greater for non-routine transactions। का risk auditor सोच रहे कि बढ़ जाएगा। In the view of the current, is the view of the auditor correct? तो यहाँ पर auditor का जो view है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट बार बार इंटरवीन करता है रूटीन ट्रांजेक्शन्स की ऑडिट के अंदर तो ROMMS कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और इसके साथ में आपको 2 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की रेफरेंस देनी थी, एक था SA 315 और एक था SA 330। इतना अगर आपने लिखा है तो आपको 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं। अगला पार्ट, whether it is possible to independently verify the correctness of some items of expenses included in statement of P&L। और आपको कुछ एग्जांपल्स देने थे कि P&L अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स को हम 100% चेक कर सकते हैं या उनकी वेरिफिकेशन को हम उनकी करेक्टनेस को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्काउंट अलाउड आप डेटर्स अकाउंट से देख सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है आप क्रेडिटर्स अकाउंट से देख सकते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज किया गया है, और क्या उसका कोई सब्सिक्वेंट रिवर्सल हुआ है, क्या आपने किसी एसेट को कोई सब्सिक्वेंट डिस्पोजल पर डाला है। ये सारी चीजें आपको इस 3 मार्क के क्वेश्चन में लिखनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, अगर आप रट के जाते हैं ऑडिट में, तो कहीं ना कहीं आज का पेपर में आपको तकलीफ आई होगी 100%। पर कोई बात नहीं, हम अब इस चैनल पर आने वाले समय में ऑडिट के भी रिवीजन लेक्चर्स वीडियोस हम लेकर के आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, राइट। और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रखिए फॉर फर्दर अपडेट्स। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5,
Messrs S and Associates are the statutory auditors of Real Limited, a company engaged in the business of manufacturing of garments. The auditor has completed the audit and is in a process of forming an opinion. और वो ओपिनियन देना चाहता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर. तो आपसे पूछे गए फैक्टर्स कौन कौन से ऑडिटर कंसीडर करेगा. ये अगेन सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मैं हमेशा कहता रहता हूँ स्टैंडर्ड्स को आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए. और इंटर लेवल पर तो बहुत सारे टीचर्स कुछ स्टैंडर्ड को पढ़ाते भी नहीं है, पर हमारी क्लासेस के अंदर रेगुलरली हम सारे स्टैंडर्ड्स को कवर अप करते हैं और वो स्टूडेंट को फायदा जरूर मिला होगा आज. तो SA 700 जो कि है फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको वो फैक्टर्स लिखने थे. बेसिकली ऐसे 330 का रेफरेंस इसमें जाना है, 450 का रेफरेंस इसमें जाना है, राइट. इसके अलावा whether applicable financial reporting framework has been followed in all material business in all material aspect, whether the accounting standards have been properly followed, whether audit evidences have been obtained, sufficient and appropriate audit evidences have been obtained. ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके यहाँ पर जाने थे 4 मार्क्स के लिए. अगेन अ इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4B 5B बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो ही चुका है ऊपर. तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5B पर. CAG was appointed as the auditor of RJ at a remuneration of 35,000. He resigned after 7 months on health grounds. ऑडिटर ने क्या करा बच्चों, रिजाइन करा. अब जब क्योंकि ऑडिटर ने रिजाइन करा है तो 140 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 कंपनी ऑडिट के रेलेवेंट बनते हैं. अब यहाँ पर वही चीज आपसे पूछी गई थी कि बताइए 142 में आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो आपको 30 डेज में ADT 3 जो कि हमारा फॉर्म है उसके अंदर आपको भेजना होता है ROC के साथ. और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर हो तो C&AG को भी आपको फाइलिंग करनी होती है ADT 3 की. वो पूछा था. और एक पूछी थी पेनल्टी, जो कि बहुत इजी सी पेनल्टी है. 50,000 रुपए मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन 2 लाख रुपए तक जा सकता है. और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 500 रुपए पर डे का फाइन भी जाता था. इतना लिखने के 4 मार्क्स. अगला क्वेश्चन. CAK audited the books of accounts of E Limited for the financial year 2021. The auditor used an audit procedure according to which all the documents and records maintained by the company were checked. तो आप लोग जानते हैं जब हम सारे रिकॉर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो उन प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स. और उसकी रिलायबिलिटी के फैक्टर्स लिखने थे. बेसिकली अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4D. एज पर सेक्शन 143(3)J ऑफ कंपनीज एक्ट ऑडिटर रिपोर्ट में अदर मैटर्स भी आते हैं रूल 11 के हिसाब से. और हम लोग जानते हैं वो अदर मैटर्स कौन कौन से हैं. मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस फॉर विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में जो प्रोविजन बना है वो ठीक है या नहीं. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो ठीक है या नहीं. पेंडिंग लिटिगेशंस जो हैं वो उनका जो स्टेटस है वो डिस्क्लोज अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है. ये सारे मैटर्स हम लोग उसके अंदर लेते हैं. तो बेसिकली ये सारा मैटर आपको वहां पर लिखना था 3 मार्क्स के लिए, राइट सर. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. स्टूडेंट मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा टाइम मैंने लिया है, पर क्योंकि ओवरव्यू मुझे देना था आज के पेपर का इसलिए ये वीडियो आपको बनाई जा रही है. और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा. लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. CAR इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ and Mr. P is the cost auditor of DEF Limited. यहाँ पर क्या हुआ, 1.25 करोड़ का फ्रॉड था. 1.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड वो कह रहे हैं P को पता पड़ा पर R को पता नहीं पड़ा, पर वो अवेयर है कि फ्रॉड है, राइट. तो आपको बताना था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ CAR अंडर सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 12. तो उनकी वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं, राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर इज आल्सो सेम एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट ऑडिटर. तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना था 143(12) में, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग जानी थी, वो होनी चाहिए थी. दैट वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इसके अलावा लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड यू टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ वन ऑफ द लोकल बॉडी. उनके रिपोर्टिंग एरियाज आपको बताने थे. दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इस पर ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करके आगे बढ़ रहे हैं. देन एक बैंक ऑडिट का 4 मार्क का क्वेश्चन था. स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो, आपकी सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ. कंपनी ऑडिट पढ़ोगे, बैंक ऑडिट पढ़ते हो, आप स्पेसिफिक एंटिटी पढ़ते हो और सोचते हो बाकी के ऑडिट पे तो हमारा चल जाएगा काम, हम ऐसे ही पढ़ के आ जाएंगे. जबकि आप अगर इस पेपर में देखें तो लगभग 40 to 55 मार्क्स, ये 70 मार्क की बात कर रहा हूँ मैं, 70 में से 40 से 45 मार्क्स इन्होंने स्टार्टिंग के 8 चैप्टर्स ही पूछ लिए. शुरू के 8 चैप्टर 40 to 45 मार्क्स के कवर हो रहे. और बैंक ऑडिट जैसे टॉपिक्स दे हैव आस्क्ड ओनली फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 4 मार्क्स. इसलिए स्टूडेंट्स ऑडिट में तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो. ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि ड्राइंग पावर के रिलेटेड कंप्यूटेशन की बात पूछ रहा था. तो कंप्यूटेशन और ड्राइंग पावर इसके फैक्टर्स रेगुलर क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं, वो फैक्टर्स आपको लिखने थे. स्टॉक ऑडिट के फैक्टर्स लिखने थे. बैंक की ड्यूटीज क्या है वो लिखनी थी. और ऑडिटर का कंसर्न क्या है वो लिखना था. प्योरली डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट C and D वर ऑल्सो वेरी इजी. इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट एंटिटी,
ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज हैव बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट, और आपको रिस्पांसिबिलिटी बतानी थी स्टोर्स और स्पेयर्स के ऑडिट की. दिस इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. एंड लास्ट क्वेश्चन, CAA is appointed as auditor of charitable institution. Discuss the audit procedures for subscription and donation. ये तो अगर आपने NPOB फाउंडेशन लेवल पर अच्छे से पढ़ा हो तो आप इसको लिख सकते थे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन और डोनेशन का रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने वहां पर अर्लियर स्टेजेस में बहुत अच्छे से पढ़ा था. वो पॉइंट्स भी अगर आप लिखते तो भी आपको 3 में से 2 नंबर यहाँ पर आसानी से मिल सकते थे. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पूरा का पूरा रिव्यू इस पेपर का. प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बोले सो दैट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोस. फ्यूचर में हम लोग ऑडिट की रिवीजन वीडियोस लाएंगे, राइट, और कुछ चैप्टर्स हम लाइव मोड में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.